स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फेज वेक्टर्स को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्लोनिंग वेक्टर्स में प्लाज्मिड वेक्टर को डिस्कस किया है, इसके टाइप्स को पढ़ा है एंड प्लाज्मिड वेक्टर्स पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी हमने सॉल्व किया है, क्योंकि आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि कंपटीशन में इन टॉपिक्स में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम फेज वेक्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम प्लाज्मिड वेक्टर से कुछ इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स को देख लेते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ प्लाज्मिड यूजिंग एज ए क्लोनिंग वेक्टर्स। प्लाज्मिड को क्लोनिंग वेक्टर के जैसे काम में लेने पर हमको कुछ ड्रॉबैक्स दिखाई देते हैं। फर्स्ट ड्रॉबैक है कैरी डीएनए 10 to 15 kb इन साइज। जब हम प्लाज्मिड को एज ए क्लोनिंग वेक्टर काम में लेते हैं तो इसमें जो डीएनए फ्रेगमेंट हम इंसर्ट करेंगे उसका साइज 10 to 15 kb की रेंज में होना चाहिए। मीन्स एक शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट को प्लाज्मिड के द्वारा हम कैरी करा सकते हैं। सेकेंड ड्रॉबैक होता है ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी इज वेरी वेरी लेस। प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन की एफिशिएंसी बहुत कम होती है। हमने देखा था कि लाखों बैक्टीरियल सेल में कोई एक बैक्टीरियल सेल होती है जिसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये हमारी बैक्टीरियल सेल है, ये इसका जीनोम है। ये हमारा प्लाज्मिड है जिसको हमने एज ए क्लोनिंग वेक्टर काम में लेना है। इसको हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराया और इसमें हमने इंसर्ट कर दिया अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। इस डिजायर्ड जीन को हमने क्लोन करना है। ये प्लाज्मिड हो जाएगा अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्लोन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको किसी सुटेबल होस्ट में इंसर्ट करते हैं। होस्ट के लिए हम जनरली ई कोलाई बैक्टीरियल सेल काम में लेते हैं। एक अच्छा होस्ट होता है, इसका रीजन क्या है वो इससे पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ई कोलाई सेल में जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड इंसर्ट करता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। होस्ट के अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इंसर्शन होना ट्रांसफॉर्मेशन होता है। प्लाज्मिड को जब हम एज ए वेक्टर काम में लेंगे तो क्या देखते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन की एफिशिएंसी होती है वो बहुत कम होती है। लाखों बैक्टीरियल सेल में कोई एक सेल होती है जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड इंसर्ट हो जाता है। तो एक ड्रॉबैक होता है ये प्लाज्मिड को एज ए क्लोनिंग वेक्टर काम में लेने पर। डिटेल में इसको हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले की क्लास में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट जो ड्रॉबैक हमको मिलता है, स्क्रीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल्स इज वेरी वेरी टीडियस। ट्रांसफॉर्म सेल की स्क्रीनिंग करना, ये चेक करना कि रिकॉम्बिनेंट सेल्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स को डिस्टिंग्विश करना एक टाइम टेकन प्रोसेस होता है। इसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं। स्क्रीनिंग में पहले हम पॉजिटिव स्क्रीनिंग करते हैं, देन नेगेटिव स्क्रीनिंग की जाती है। तो प्लाज्मिड को जब हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर काम में लेंगे तो स्क्रीनिंग भी इसकी टीडियस होती है, उसमें 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। ये कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं जो कि प्लाज्मिड वेक्टर को काम में लेने पर देखे गए। इन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए फेज बेस्ड वेक्टर्स डिजाइन किए गए, जिसमें कि बैक्टीरियोफेज को हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर काम में लेते हैं। बैक्टीरियोफेज को जब हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर काम में लेंगे तो हमारे को क्या एडवांटेजेस मिल जाती हैं, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, देन फिर हम डिटेल में इन फेज वेक्टर्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट जो एडवांटेज मिलती है, लार्ज साइज्ड फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल्स कैन बी इंसर्टेड। जो फेज बेस्ड वेक्टर्स होते हैं इनमें हम लगभग 20 kb साइज के डीएनए फ्रेगमेंट को इंसर्ट करा सकते हैं। हम 20 kb के साइज के डीएनए फ्रेगमेंट को फेज बेस्ड वेक्टर में इंसर्ट करा सकते हैं, इनके द्वारा हम कैरी करा सकते हैं। सेकेंड जो एडवांटेज मिलती है, ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी इज मोर। जो फेज बेस्ड वेक्टर होते हैं ये नेचुरली प्रोसेस में बैक्टीरियल सेल का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जो बैक्टीरियोफेज होता है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करता है, इस प्रोसेस में ये अपने जीनोम को बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट कर देता है। तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें बैक्टीरियल सेल का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से अगर हम फेज बेस्ड वेक्टर काम में लेंगे अपने क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए तो ट्रांसफॉर्मेशन की एफिशिएंसी प्लाज्मिड के कंपैरिजन में हाई हो जाती है। नेक्स्ट जो हमको एडवांटेज मिलती है, इजी टू स्क्रीन। इसमें फेज बेस्ड वेक्टर में क्या होता है, स्क्रीनिंग करने के लिए हम फेज की पैकेजिंग कैपेसिटी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जिससे कि आसानी से हम रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को प्लाक फॉर्मेशन के द्वारा डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। तो इस तरह से इसकी स्क्रीनिंग भी इजी हो जाती है। एंड नेक्स्ट एडवांटेज है इजी टू प्यूरिफाई। तो ये कुछ एडवांटेज होती है जो कि हम बैक्टीरियोफेज वेक्टर को अगर अपनी क्लोनिंग के लिए काम में लेते हैं। इन एडवांटेज को देखते हुए बैक्टीरियोफेज बेस्ड वेक्टर्स डिजाइन किए गए हैं। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ऐसा वायरस
जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन करता है, उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं बैक्टीरियोफेजेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर viruses which kill or infect बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला, बैक्टीरिया को किल करने वाला वायरस बैक्टीरियोफेज होता है। ये ऑब्लिगेट होता है, इंट्रासेलुलर होता है। इसकी डिस्कवरी की थी ट्वार्ट एंड डी हेरेल ने सेपरेटली की थी। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर सिंपल होती है। इसके स्ट्रक्चर में एक हेड होता है, हेड प्रिज्म शेप्ड है, प्रिज्म शेप्ड हेड होता है। हम बहुत ही ब्रीफली स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर की। हेड प्रोटीन कैप्सोमियर्स का बना होता है, इसको हम कैप्सिड भी कहते हैं। ये जो हेड होता है ये एनक्लोज किए रहता है बैक्टीरियोफेज के जीनोम को। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसका जीनोम कैसा होता है। तो जो बैक्टीरियोफेज होता है इसका जीनोम डीएनए भी हो सकता है, इसका जीनोम आरएनए भी हो सकता है, एंड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है एंड सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। इसी तरह आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये बैक्टीरियोफेज की टेल होती है। हेड एंड टेल आपस में जिस रीजन पर जुड़े रहते हैं उसको हम कॉलर रीजन कहते हैं। टेल के डिस्टल एंड पर टेल फाइबर्स होते हैं जिससे ये अपने होस्ट पर अटैच होता है, टेल फाइबर्स। तो इस तरह से एक सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरियोफेज की, और ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैच हो जाता है अपने फाइबर्स के द्वारा और अपने जीनोम को बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट कर देता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। होस्ट में क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, अपने जीनोम को इंसर्ट कर रहा है। तो नेचुरल प्रोसेस है, इन्फेक्शन होता है वायरस से तो बैक्टीरियल सेल में वायरस का जीनोम चला गया। ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को एज ए होस्ट काम में लेता है उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो वायरस होते हैं चाहे कोई सा भी वायरस हो, उनको रेप्लिकेट होने के लिए, अपने जीनोम को रेप्लिकेट कराने के लिए, अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए किसी न किसी होस्ट की जरूरत होती है। होस्ट के अंदर ये जो वायरस है इसका जो जीनोम है वो रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट होने के लिए ये दो अलग अलग पाथवे को फॉलो करता है। एक पाथवे होता है जिसे हम कहते हैं लिटिक पाथवे, और एक पाथवे होता है जिसे हम बोलते हैं लाइसोजेनी पाथवे। हम यहाँ पर डिटेल में लिटिक और लाइसोजेनी को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक अलग टॉपिक हो गया, इसको भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक स्लाइड के द्वारा लिटिक एंड लाइसोजेनी पाथवे को ब्रीफली स्टडी कर लेते हैं। लिटिक पाथवे में क्या होता है, जस्ट सपोज ये हमारा एक बैक्टीरियोफेज है जो कि बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर रहा है। इन्फेक्शन के बाद ये क्या करता है, अपने जीनोम को बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट कर देता है। ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, बैक्टीरिया का जीनोम है। लिटिक पाथवे में क्या होता है कि जो फाज का जीनोम होता है ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंटली ये रेप्लिकेट होगा। बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ में ये अटैच नहीं होता। फाज के जीनोम में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिसके कारण जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है उसका डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है, वो टूटने लगता है, ठीक है। और इसी के साथ जो फेज का जीनोम होता है वो बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन मशीनरी को यूज करता है और अपने को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है, मीन्स अपने कई रेप्लिकेट्स बना लेता है। ये हो गए फेज के रेप्लिकेट्स बन रहे हैं, ठीक है, फेज का रेप्लिकेशन हो रहा है। और इसी के साथ ये क्या करता है कि बैक्टीरिया के प्रोटीन्स का, राइबोसोम्स का यूज करेगा और बैक्टीरियल सेल के अंदर ही अपने लिए हेड एंड टेल का फॉर्मेशन करना भी स्टार्ट कर देगा। तो ये बैक्टीरियल सेल के अंदर हेड एंड टेल भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं एंड देन फाइनली ये हेड पोर्शन में अपने जीनोम की पैकेजिंग करता है। अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है कि फाज
के जीनोम के कारण, फाज के जीन के कारण बैक्टीरियल सेल का लाइसिस हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल का जो क्रोमोसोम है वो डिग्रेड हो गया, छोटे छोटे पीसेस में टूट गया। अब बैक्टीरियल सेल को अल्टीमेटली मरना होता है। तो यहाँ पर लास्ट स्टेप में क्या होता है, बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है, इसका लाइसिस हो जाता है। तो लिटिक पाथवे में होता क्या है कि जो फाज का जीनोम होता है वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है, ये आपको याद रखना है। इसमें बैक्टीरियल सेल का लाइसिस हो जाता है, ठीक है। और ये वो पाथवे है जिसमें एक बैक्टीरियल सेल में कई सारे फाज पार्टिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं एक बैक्टीरियल सेल में जीनोम गया फाज का और कई सारे फाज पार्टिकल्स बन गए। तो अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, लाइफ साइकिल में होता है कि अपने नंबर को इंक्रीज करना। तो ये पाथवे ऐसा है, लिटिक पाथवे, जिसके द्वारा जो फाज होता है वो अपने नंबर्स को इंक्रीज करता है, ठीक है। लिटिक पाथवे द्वारा फाज का नंबर इंक्रीज होता है, बैक्टीरियल सेल का या होस्ट का लाइसिस हो जाता है, एंड फाज का जो जीनोम होता है वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने, इसको कंपटीशन में आपसे पूछा जा सकता है। अब लाइसोजेनी में क्या होता है, ये हमारा कोई फाज है जो कि बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्शन के बाद ये अपने जीनोम को इंसर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो फाज का जीनोम है वो स्टेबल होता है, ठीक है। वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट नहीं करता, वो बैक्टीरियल जीनोम के साथ में अटैच हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बैक्टीरियल जीनोम के साथ में अटैच हो गया, इसको अब हम बोलते हैं प्रोफेज, ठीक है। अब ये इसी फॉर्म में रेप्लिकेट करेगा, ये बैक्टीरियल सेल को कोई हार्म नहीं करता, इसमें बैक्टीरियल का जो क्रोमोसोम है, जो जीनोम है, उसका डिग्रेडेशन नहीं हो रहा। बैक्टीरिया सेल अपने नॉर्मल फंक्शन को करती है और ये डिवाइड होती है, जैसे यहाँ दिखा रखा है स्लाइड में, एक सेल से 2 सेल बन गई और इसी के साथ में इंटीग्रेटेड स्टेज में ही जो फाज का जीनोम है वो भी रेप्लिकेट हो गया। तो ऐसा ये कई साइकिल तक स्टेबल बना रह सकता है, लाइसोजेनी फॉर्म में फाज का जो जीनोम है स्टेबल रह सकता है। जब इसको एनवायरनमेंट में कुछ इंड्यूसर्स मिलते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल सेल के लिए ये स्ट्रेसर हो जाते हैं, जैसे कि यूवी लाइट के एक्सपोजर में, या फिर लो न्यूट्रिएंट हो, ठीक है। बैक्टीरियल सेल के एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट इसको कम मिले, जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो ना मिले, ठीक है, लो न्यूट्रिएंट कंडीशन, या फिर कुछ केमिकल के एक्सपोजर में, जैसे कि आप एक केमिकल का नाम याद रख लेना, माइटोमायोसिन सी, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। तो इस केमिकल के एक्सपोजर में क्या होता है कि ये जो फाज का जीनोम है ये डिटैच हो जाता है और डिटैच होकर ये लिटिक साइकिल को स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अल्टीमेटली लिटिक साइकिल ही वो पाथवे है जिसके द्वारा फाज के जीनोम जो है कई सारे रेप्लिकेट बनाता है। एक फाज पार्टिकल से कई सारे फाज पार्टिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कुछ फाज को इंड्यूसर्स मिलते हैं या बैक्टीरिया के एनवायरनमेंट में कुछ स्ट्रेसर्स आते हैं, यूवी लाइट का हो गया, न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, केमिकल हो गया, तो ये डिटैच होकर लिटिक पाथवे को स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से फाज के लिए लिटिक पाथवे इंपॉर्टेंट है। अगर लाइसोजेनी पाथवे नहीं भी चलता, फाज की लाइफ में लाइसोजेनी पाथवे नहीं भी होता, तो भी लिटिक पाथवे के द्वारा ये अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और अगर फाज की लाइफ में लिटिक और लाइसोजेनी दोनों पाथवे, तो भी इसको लिटिक पाथवे में आना है अपने नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए। तो लिटिक पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पाथवे के द्वारा फाज जो है अपने नंबर्स को 20 सेकेंड से भी कम टाइम में इंक्रीज कर लेता है। तो इसी पाथवे का यूज किया गया क्लोनिंग पर्पस के लिए। अब बच्चों, ऐसे वायरस या ऐसे फेज जिसमें केवल लिटिक पाथवे पाया जाता है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लेना, ऐसे फेज पार्टिकल जिसमें केवल लिटिक पाथवे होता है उनको हम वायरुलेंट बोलते हैं, ठीक है। या ऐसे वायरस जो सिर्फ लिटिक पाथवे को रखते हैं, जिसके अंदर सिर्फ लिटिक पाथवे के जीन्स होते हैं, उनको हम वायरुलेंट कहते हैं। जबकि ऐसे फेज और ऐसे वायरस जिसमें लिटिक एंड लाइसोजेनी दोनों पाथवे के जीन्स पाए जाते हैं, उनको हम टेम्परेट बोलते हैं।
तो कुछ डेफिनेशन से छोटी छोटी सी जो पूछ ली जाती है। और तो ये था लिटिक एंड लाइसोजेनी पाथवे। लिटिक पाथवे इंपॉर्टेंट है और इसका यूज किया गया फाज वेक्टर्स को काम में लेने के लिए क्लोनिंग के पर्पस। बैक्टीरियोफेज बेस्ड वेक्टर में आज हम लैम्डा फेज वेक्टर को पढ़ेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये टेम्परेट फेज होता है जो कि इकोलाई को इन्फेक्ट करता है, मीन्स इसका होस्ट हो गया इकोलाई बैक्टीरिया। जिनोम इसका देखिए 49 kb लेंथ का जिनोम है, लीनियर होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये हमारा लैम्डा फेज, प्रिज्म शेप्ड हेड, टेल हो गई और ये है टेल फाइबर्स। हेड के अंदर इसका जिनोम है जो कि लीनियर है, डबल स्ट्रैंडेड है। ये इसका जिनोम। इसके लीनियर जिनोम में 5' एंड पर, ये एक 5' एंड हो गया और एक ही दूसरा 5' एंड हो गया। इसके 5' एंड पर नियर अबाउट 12 न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रेच होता है। न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रेच होता है जिसको हम कोस साइट कहते हैं। ये भी हो गई कोस साइट। और ये जो कोस साइट होती है, इसके जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और ये कोस साइट बैक्टीरियल सेल में जिनोम को सर्कुलर कर देता है। इस तरह से ये बैक्टीरियल सेल में जाकर सर्कुलर हो जाते हैं और इन न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड कौन सा बन रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जब जिनोम एंटर करेगा तो ये जिनोम कैसा हो जाएगा, इस तरह से सर्कुलर हो जाता है। ये हो गई इसकी कोस साइट। हेड के अंदर कैसा है, लीनियर है। बैक्टीरिया के अंदर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर हो जाता है। यहां पर कुछ और जीन्स होते हैं जो कि हेड फॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट है, हेड को फॉर्म करेंगे। यहां पर कुछ और जीन्स है, ये टेल रीजन के लिए जीन्स को रखते हैं। ये कुछ साइट्स है जो कि बैक्टीरियल सेल के लिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके पास में कुछ और साइट्स जो कि लिटिक साइकिल के प्रमोटर्स, ऑपरेटर, मीन्स लिटिक साइकिल के रेगुलेटरी जीन्स हो गए। तो यहां से ये सारा जो जिनोम का पार्ट है ये लिटिक पाथवे के लिए जीन्स को रखता है। ठीक है, लिटिक पाथवे के जीन्स रखता है। यहां पर अगर हम इसको देखें सर्कुलर में तो ये हो गए हेड, ये हो गया टेल फॉर्मिंग रीजन, इसके लिए साइट्स हो गई। ये लाइसिस के लिए, बैक्टीरियल सेल के लाइसिस के लिए यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो मीन्स इतना पोर्शन जो है फाज जिनोम का ये लिटिक पाथवे एंड हेड में जिनोम को पैक करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी आपको बताया जो कोस साइट होती है ये जिनोम को हेड में पैक करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, हेड पैकेजिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। और कहां पर है कोस साइट, दोनों 5' एंड पर है। जिनोम का ये जो बीच वाला रीजन होता है, ये जो बीच वाला रीजन है यहां पर लाइसोजेनी पाथवे के लिए जीन्स है। ठीक है, लाइसोजेनी पाथवे के लिए जीन्स है। यहां पर कुछ जीन सीक्वेंस हैं, कुछ साइट्स हैं जो कि डीएनए इंटीग्रेशन एंड एक्सीशन के लिए, इंटीग्रेशन एंड एक्सीशन करेंगी। ठीक है, हमने देखा था ना लाइसोजेनी में बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ में इंटीग्रेट होता है, तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम को पहले यहां से कट करेगा तभी ये यहां पर अटैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जीन सीक्वेंसेस हैं जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम को एक्साइज करेंगी, कट करेंगी, फिर उनसे इंटीग्रेट होगा। यहाँ पर कुछ और जीन्स हैं, ये है CI जीन। ठीक है, यहाँ पर है क्रो जीन, इनके फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया बीच का जो इसका पाथवे हो गया, इतना पाथवे ये है लाइसोजेनी के लिए और ये हो गया लिटिक पाथवे के लिए एंड
हेड में पैक करने के लिए हो गई कोस साइट, ठीक है, ये हो गई कोस साइट, ये भी कोस साइट, और ये सारा लेटिक पाथवे के लिए। तो जब फास्ट जीनोम की डिटेल में स्टडी की गई तो क्या देखा गया कि जो इसका नियर अबाउट 40% जीनोम है, इतना 40% जो जीनोम है ये रेप्लिकेशन के लिए जरूरी नहीं होता। रेप्लिकेशन के लिए ORI किस में आ गया, लेटिक पाथवे के साथ में आ गया। इतना रीजन हमारे को इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेटिक पाथवे को रन करेगा। और अभी हमने अच्छे से समझाया कि लेटिक पाथवे जरूरी होता है, लाइसोजेनी पाथवे जो है वो फाज में होना जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो इतने जो जीनोम है 40% जीनोम जो कि रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम इतने जीनोम को एलिमिनेट कर दे, ठीक है, एलिमिनेट करके इसकी जगह पर हम अपना कोई डिजायर्ड फॉरेन DNA फ्रेगमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम इतने जीनोम पार्ट को एलिमिनेट करके यहां पर अपना कोई डिजायर्ड फॉरेन DNA जो है उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस 40% जीनोम का जो हम एलिमिनेट कर रहे हैं, टोटल है हमारे पास में 49.5 KB। तो अप्रोक्सीमेटली कितना पोर्शन एलिमिनेट हो गया, 20 KB, ठीक है। मीन्स हम लैम्डा फेज के जीनोम में 20 KB साइज के फॉरेन DNA को हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सीधी सी बात ये है, हम 40 KB को एलिमिनेट करके, 40% को एलिमिनेट करके 20 KB साइज के फॉरेन DNA को हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक सिचुएशन लेते हैं और आगे के जीनोम की प्रॉपर्टीज को समझते हैं। ये हमारा लैम्डा फेज वेक्टर का जीनोम जिसको हमने एलिमिनेट किया, बीच का कुछ पोर्शन, ठीक है। ये 40% हमने एलिमिनेट कर दिया, ये हो गया लेफ्ट आर्म और ये हो गई राइट आर्म। एलिमिनेशन के बाद में जो जीनोम साइज है ये कितनी रह गई, 30 KB रह गई, ठीक है। 49.5 में से हमने 40% को एलिमिनेट कर दिया, तो रेस्ट ऑफ द जीनोम साइज कितना रहा, 30 KB का जीनोम हो गया। तो ये 30 KB का जीनोम है। क्या देखा गया कि इस 30 KB के जीनोम को हम हेड में पैक नहीं कर सकते, ठीक है। मीन्स 30 KB का जीनोम हेड में पैक नहीं हो सकता। ये देखा गया कि फाज के लिए हेड में पैक होने के लिए, हम लैम्डा फेज की बात कर रहे हैं, हेड में पैक होने के लिए कम से कम फेज के जीनोम का जो लेंथ है ना वो 38 KB होना चाहिए, ठीक है। आगे की स्टडीज से ये निकल कर आया कि हम 30 KB का जो जीनोम रह जाता है, 40% जीनोम को एलिमिनेट करने के बाद में उस 30 KB के जीनोम को हेड में पैक नहीं कर सकते। कम से कम 38 KB का जीनोम होना जरूरी है। इसका मतलब है कि हम लैम्डा फेज बेस्ड वेक्टर्स में कम से कम 8 KB साइज के फॉरेन DNA को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 8 KB साइज का अगर हम कोई डिजायर DNA इंसर्ट कर देते हैं तो जीनोम की लेंथ हो जाती है 38 KB, जिसको पैक किया जा सकता है, इसकी पैकेजिंग की जा सकती है। और इसके साथ में ये देखा गया कि ये मान लो हमने लेफ्ट आर्म बना ली और ये हमारे को राइट आर्म मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम कितना भी बड़ा अपना फॉरेन DNA इंसर्ट कर दें, है ना, कितना भी बड़ा कर सकते हैं। मान लो हमने 25 KB का कर दिया, हम 30 KB का इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या देखा गया एक्सपेरिमेंट्स करके कि जो इसकी मैक्सिमम साइज होती है जिसको हम हेड के अंदर पैक कर सकते हैं वो 53 KB की होती है, ठीक है। मीन्स हेड के अंदर फाज के जीनोम को पैक करने की लिमिटेशन होती है, जिसे हम कहते हैं अपर एंड लोअर लिमिट। जो इसकी लोअर लिमिट होती है वो 38 KB की होती है। फेज जीनोम की कम से कम लेंथ, मिनिमम लेंथ जो है 38 KB की होनी चाहिए। मीन्स अगर आपसे पूछा जाए मिनिमम हम 8 KB का DNA इंसर्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम जो अपर लिमिट है वो 53 KB की होती है। क्योंकि हमारे फाज जीनोम का एलिमिनेशन के बाद में जो साइज होता है वो 30 KB का होता है, तो मैक्सिमम हम इसमें 23 KB के जीन को या DNA को हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी मैक्सिमम लिमिट। तो
तो इसलिए जो फेज बेस्ड वेक्टर्स होते हैं उनके द्वारा हम 20 kb साइज के फॉरेन डीएनए को कैरी करा सकते हैं, इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो लैम्डा फेज वेक्टर्स हैं इसके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, 2 तरीके से ये डिजाइन किए गए हैं। 2 टाइप्स है इसके, एक है इंसर्शन वेक्टर और एक है रिप्लेसमेंट वेक्टर। रिप्लेसमेंट वेक्टर को हम सब्स्टिट्यूशन वेक्टर भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन वेक्टर भी इनको हम कहते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं इंसर्शन वेक्टर। इंसर्शन वेक्टर जो डिजाइन किए गए हैं वो लैम्डा क्लोनिंग वेक्टर की सिंपलेस्ट फॉर्म में बहुत सिंपल होते हैं। इनको डिजाइन करने में हमने जो इसका नॉन एसेंशियल रीजन होता है जो कि लिटिक पाथवे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो नॉन एसेंशियल रीजन है जो कि लिटिक पाथवे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइसोजेनी रीजन, इसका 25% एलिमिनेट किया है, ठीक है, इसमें जीनोम का 25% एलिमिनेट किया है। जब हम 49 kb जीनोम में से 25% को एलिमिनेट कर देंगे तो जो वेक्टर जीनोम का आफ्टर एलिमिनेशन हमें साइज मिलता है वो 38 kb से ज्यादा होता है, ठीक है। हमने एलिमिनेट किया, ये है लेफ्ट आर्म और ये है राइट आर्म, तो इस जीनोम का जो साइज होता है ना वो 38 kb से ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि ये जो जीनोम है ये बिना फॉरेन डीएनए के, बिना इसमें इंसर्शन कराए ये हेड में पैक हो सकता है, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिए इस चीज को। यहाँ पर मान लो हमने अपना फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट इंसर्ट किया, ठीक है, यहाँ हम अपना फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर रहे हैं, ये हमने इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद ऑलरेडी इसका साइज 38 kb से ज्यादा है, ठीक है, तो जस्ट सपोज हमारा फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट यहाँ पर अटैच ही नहीं हुआ है ना, लाइगेज नहीं हुआ, ये लेफ्ट आर्म राइट आर्म अटैच नहीं हुआ, तो ये आपस में भी तो स्टक कर सकते हैं। तो इस तरह से एक ये जीनोम बन गया जिसकी साइज है 38 kb से ज्यादा, तो ये तो हो जाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या हो जाएगा ये? नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि इसमें फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ। और ये वाला हमारा जीनोम हो गया रिकॉम्बिनेंट। तो जब हम इंसर्शन वेक्टर काम में लेते हैं ना तो जो हेड में पैकेजिंग होती है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट की भी हो सकती है, रिकॉम्बिनेंट की भी हो सकती है, क्योंकि जो जीनोम है उसका साइज 38 kb से ज्यादा होता है जो कि लोअर पैकेजिंग लिमिट होती है। तो इंसर्शन वेक्टर के द्वारा हम 5 से 11 kb साइज तक के फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो इंसर्शन वेक्टर होते हैं इसमें सिर्फ एक ही यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट रखी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसर्शन वेक्टर में हम सिर्फ एक सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट को रखते हैं। आफ्टर मॉडिफिकेशन जो हमारा इंसर्शन वेक्टर तैयार होता है वो इस तरह का होता है कुछ, ये कुछ क्लोज साइट्स है, यहाँ पर 12 न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रेच है और यहाँ पर हम सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट रखते हैं। ये हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए साइट, इको R1 के लिए जस्ट सपोज है यहाँ पर, और ये लिटिक पाथवे के लिए जीन्स, ये भी लिटिक पाथवे के लिए, और ये हमने 25% ही जीनोम का एलिमिनेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और जीन्स भी जो लाइसोजेनी के लिए है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक सिंगल रिस्ट्रिक्शन साइट रख दी। इसका मतलब है कि जो फॉरेन डीएनए मटेरियल का इंसर्शन होगा वो इस साइट पर होगा, ठीक है। तो इस साइट पर होने से क्या होगा, जो लाइसोजेनी का रीजन है वो अब इंटैक्ट नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि सिर्फ लिटिक पाथवे ही होस्ट के अंदर चलेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये जो हमारे इंसर्शन वेक्टर है जिनमें रिकॉम्बिनेंट फॉर्म में भी हेड में पैकेजिंग हो सकती है एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट में भी हो सकती है। तो जब इन वेक्टर्स की हम स्क्रीनिंग करते हैं तो जो रिकॉम्बिनेंट फॉर्म्ड होती हैं वो क्लियर प्लाग बनाती हैं, ठीक है। इनमें क्लियर प्लाग बनता है क्योंकि इनमें सिर्फ लिटिक पाथवे चलेगा, लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट फॉर्म्ड होती है ये टर्बिड प्लाग बनाती है क्योंकि इनमें लिटिक के साथ में लाइसोजेनी भी चलती है। तो हम आसानी से प्लाग फॉर्मेशन के द्वारा रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट फेज को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं।
इंसर्शन वेक्टर के एग्जांपल है GT10, GT11 एंड ZEP। इनकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। GT10 ये एक इंसर्शन वेक्टर है, इंसर्शन टाइप ऑफ वेक्टर है ये, जो कि लैम्डा फेज वेक्टर से डिजाइन किया गया है। इसका जो जीनोम साइज है 40 KB है। ये इसका जीनोम है। यहाँ जीनोम में एक CI जीन है जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR1 की साइट्स है। ये जो वेक्टर होता है ये नियर अबाउट 8 KB फॉरेन DNA को कैरी कर सकता है। ठीक है, छोटे साइज के DNA को क्लोन करने के लिए GT10 वेक्टर को हम यूज में ले सकते हैं। ये जो CI जीन होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसका पूछ लिया जाता है फंक्शन। ये लैम्डा रिप्रेसर भी कहलाता है। ये एक प्रोटीन बनाता है, इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोटीन प्रोडक्ट है जो इसका, वो लिटिक साइकिल को रिप्रेस करता है। ठीक है, लिटिक साइकिल को ये रिप्रेस करता है, तो लिटिक साइकिल को रिप्रेसर करने वाला ये प्रोटीन होता है। इसका मतलब है कि ये जो CI जीन है ये लाइसोजेनी को प्रमोट करेगा। ठीक है, लाइसोजेनी को ये प्रमोट करता है। अब यहां पर हमने EcoR1 साइट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट जो रखी है वो इस जीन में रखी है। ठीक है, तो हम यहां पर EcoR1 से इसको हम डाइजेस्ट कराते हैं। ये हमारा कोई DNA, इसको भी हमने EcoR1 से डाइजेस्ट कराया। इस तरह से हमें 2 फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। ये हो गई लेफ्ट आर्म, ये हो गई राइट आर्म। ठीक है, और यहां पर हम अपने जीनोम को इंसर्ट कर दें। ठीक है, तो ये हो गया रिकॉम्बिनेंट जीनोम और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हो गया। क्योंकि इसका साइज जो है 40 KB का होता है। ठीक है, तो बच्चों ये भी हो सकता है कि ये बिना फॉरेन DNA के ही वापस से इंटैक्ट हो जाए। ठीक है, फिर से ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमको मिल सकता है ना। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। जरूरी नहीं है कि जो हम अपना फॉरेन DNA इसमें इंसर्ट कर रहे हैं वो इंसर्ट हो, या ऐसे नॉन रिकॉम्बिनेंट फॉर्म में भी हमको मिल सकता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट फॉर्म में भी हमको मिल सकता है। अब क्या होगा, अब हेड की पैकेजिंग की जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हेड की पैकेजिंग की जाती है। ठीक है, हेड की पैकेजिंग करने के बाद हम होस्ट E-coli में इसका इन्फेक्शन कराएंगे। ठीक है, होस्ट E-coli सेल लेंगे, ये हमारी कल्चर प्लेट, इस पर होस्ट E-coli सेल्स हैं। ठीक है, हमने स्क्रीनिंग करनी है ना, नेक्स्ट स्टेप में अब हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। पैकेजिंग हो गई, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हमको रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपनी कल्चर प्लेट ली, E-coli कल्चर प्लेट लिया, एंड देन हम अपने ये क्लोनिंग वेक्टर से इन्फेक्शन कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है जो होस्ट E-coli हम लेंगे वो HFL म्यूटेटेड होगी। HFL म्यूटेटेड E-coli सेल्स काम में लेते हैं। ये जो HFL होता है जीन, ये बैक्टीरिया के अंदर होता है, E-coli के अंदर होता है। इसको हम हाई फ्रीक्वेंसी लाइसोजेनी जीन कहते हैं। ठीक है, HFL ये है E-coli के अंदर, और CI जीन ये है हमारे फाज के अंदर, जो कि लाइसोजेनी को प्रमोट करता है। ठीक है, तो अगर बैक्टीरियल सेल में ऐसा फाज वेक्टर आता है, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल में ऐसा फाज वेक्टर आता है जिसके पास में CI इंटैक्ट है। ठीक है, इंटैक्ट है मीन्स नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो क्या होगा कि इस जीन के कारण, इस इंटैक्ट जीन के कारण ये होस्ट सेल के अंदर
लाइसोजेनी पाथवे को चला सकता है। ठीक है, लाइसोजेनी पाथवे के लिए CI जीन या फिर HFL जीन का होना जरूरी है। अब इकोलाई तो हमने HFL म्यूटेटेड ले ली, ठीक है, तो इकोलाई सेल में लाइसोजेनी तभी चलेगी जब CI इंटैक्ट हो, इट मींस CI नॉन रिकॉम्बिनेंट हो, तभी लाइसोजेनी पाथवे चलेगा। ठीक है, तो जब हम अपने वेक्टर से इकोलाई सेल का इन्फेक्शन कराते हैं तो हमारे को दो तरह के प्लाक्स मिलते हैं। कुछ प्लाक्स होते हैं क्लियर प्लाक, क्लियर प्लाक को मैं यहाँ पर येलो से बना रही हूं, और कुछ प्लाक होते हैं टर्बिड प्लाक, ये है टर्बिड प्लाक। ठीक है, टर्बिड प्लाक हमें मिलते हैं जिसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट फेज का जीनोम होता है, क्योंकि लाइसोजेनी यहाँ पर नॉन रिकॉम्बिनेंट होने के कारण CI जीन इंटैक्ट है। हालांकि इकोलाई के पास HFL नहीं है, लेकिन CI जीन हो गया तो लाइसोजेनी पाथवे रंग कर जाएगा। लेकिन ऐसे जीनोम जो कि रिकॉम्बिनेंट फाज के हैं, वो सिर्फ लिटिक पाथवे को चलाएंगे तो उनके हमारे को क्लियर प्लाक मिलेंगे। तो इस तरह से हम आसानी से स्क्रीन कर सकते हैं। टर्बिड प्लाक नॉन रिकॉम्बिनेंट का होगा एंड जो क्लियर प्लाक है वो रिकॉम्बिनेंट का होगा। तो GT10 जो है एक अच्छा इंसर्शन वेक्टर है अगर एक छोटे DNA को हमने क्लोन कराना है। इंसर्शन वेक्टर में नेक्स्ट है हमारा GT11, ये भी एक इंसर्शन वेक्टर है जो कि लैम्डा फेज वेक्टर से डिजाइन किया गया है। इसका भी जो जीनोम का लेंथ है वो मोर देन 38 KB है, मोर देन 38 KB होता है। ये जो वेक्टर है इसमें हमने लेग जेड जीन डाला हुआ है, इट कैरी लेग जेड जीन विथ मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। तो ये इसका जीनोम हो गया जिसकी लेंथ 38 KB से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट फॉर्म में ये पैक्ड हो सकता है। यहां पर साइट्स हैं लेग जेड के लिए, इसमें हमने मल्टीपल क्लोनिंग रेस्ट्रिक्शन साइट्स रखी हुई हैं। ठीक है, तो जब हम इसकी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीवेज कराते हैं, इसका डाइजेशन कराते हैं, तो इस तरह से ये जो लेग जेड जीन है ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। दो आर्म्स मिलेंगी, लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म। तो बच्चों पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा इंसर्ट फॉरेन DNA है वो यहां पर जॉइंट हो जाए, तो ये बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट जीनोम। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट हो गया, रिकॉम्बिनेंट। लेकिन पॉसिबिलिटी ऐसी भी होती है कि ये आपस में फ्यूज हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया नॉन रिकॉम्बिनेंट। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं इनमें लेग जेड जीन जो है ये इंटैक्ट है। ठीक है, ये इंटैक्ट फॉर्म में। ये जो लेग जेड होता है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम को सिंथेसाइज करता है, गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम को ये सिंथेसाइज करता है। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम होता है ये एक एक्स गैल के ऊपर जब रिएक्ट करता है तो एक ब्लू कलर का प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, ब्लू कलर का प्रोडक्ट बनाता है। अब हमने जब इस वेक्टर को डिजाइन किया, ठीक है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स रखी लेग जेड रीजन में एंड एंजाइम्स के साथ में इसको डाइजेस्ट कराया, और सेम एंजाइम्स के साथ में हमने अपने DNA को भी डाइजेस्ट कराया। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है नॉन रिकॉम्बिनेंट फॉर्म भी बन जाएंगी, रिकॉम्बिनेंट भी बन जाएंगी। हेड में पैकेजिंग नॉन रिकॉम्बिनेंट की भी हो सकती है एंड हेड में पैकेजिंग रिकॉम्बिनेंट फॉर्म की भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट फॉर्म की भी पैकेजिंग हो सकती है। तो हमने स्क्रीन करना है। ठीक है, हमने दोनों को रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी
बैक्टीरियल कल्चर प्लेट है जिसमें होस्ट ई कोलाई सेल्स है। यहाँ जो हम होस्ट ई कोलाई सेल्स ले रहे हैं उसमें लेग जेट एलिमिनेटेड है। ठीक है, लेग जेट यहाँ पर एलिमिनेटेड है और हम कह सकते हैं म्यूटेटेड लेग जेट ई कोलाई हमने यहाँ पर ली है। दो तरह के फेज आ रहे हैं। एक फेज है जिसके पास में रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, फेज जीनोम के साथ में हमारा फॉरेन डीएनए भी है साथ में, और दूसरा जो फेज है उसके पास में नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, ये जो रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म में क्या होगा, लेग जेड इंटैक्ट नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि हमने लेग जेड में मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स रखी हुई थी, तो यहां पर लेग जेड जो है वो नॉन फंक्शनल हो गया। लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट में लेग जेड जो है ये इंटैक्ट है, ये फंक्शनल फॉर्म में है। फंक्शनल फॉर्म में होने के कारण ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को सिंथेसाइज करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसाइज करेगा, जो कल्चर में न्यूट्रिएंट में हमने एक्स गैल मिला रखा है, इस एक्स गैल के साथ में रिएक्ट करेगा और एक्स गैल को ब्लू कलर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से कल्चर प्लेट पर हमको दो तरह की कॉलोनीज मिलेंगी। जो ब्लू कलर के प्लाक्स मिलते हैं वो नॉन रिकॉम्बिनेंट को दिखा रहे हैं, एंड जो व्हाइट कलर की प्लाक्स मिलेंगे वो रिकॉम्बिनेंट को दिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट्स में लेग जेड जीन नॉन फंक्शनल है, इनएक्टिव हो गया, ये इनएक्टिव है ये, और इसलिए ये एक्स गैल के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसाइज नहीं होगा। तो इस तरह से GT11 में जो स्क्रीनिंग की जाती है वो कॉलोनी के कलर से होती है। ब्लू कलर की अगर कॉलोनी में मिलती है तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स की होती है, एंड रिकॉम्बिनेंट्स की कॉलोनी हमारे को व्हाइट कलर की मिलती है। इंसर्शन वेक्टर में नेक्स्ट है ZAP, ये भी एक इंसर्शन वेक्टर है। इसके अंदर लेग जेड अल्फा जीन हमने इंसर्ट किया है। ठीक है, इट मींस ये जो वेक्टर है ZAP वेक्टर जो है, ये वेक्टर अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन को दिखाता है, अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन को रखता है। ठीक है, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ये जो लेग जेड अल्फा रीजन होता है ना, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का एन टर्मिनल फ्रेगमेंट को बनाता है। ठीक है, एन टर्मिनल फ्रेगमेंट ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। सी टर्मिनल को बनाने के लिए जो जीन है वो ई कोलाई में रखे जाते हैं। ठीक है, ई कोलाई में बीटा गैलेक्टोसाइडेज के सी टर्मिनल के बनाने के लिए जीन्स होते हैं। अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन को बच्चों हम इससे पहले प्लाज्मिड में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे। सिर्फ आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो ZAP वेक्टर होता है इसमें एन टर्मिनल फ्रेगमेंट बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, एंड जब हम इसका स्क्रीनिंग कराएंगे तो स्क्रीनिंग में जो हमारी ई कोलाई सेल्स है जिनको हमने कल्चर कराया है एक्स गैल मीडियम पर, ठीक है, एक्स गैल मीडियम पर हमने इसको कल्चर कराया है, तो ये जो ई कोलाई सेल्स होती हैं इनमें म्यूटेटेड लेग जेड अल्फा है। मीन्स ये सिर्फ सी टर्मिनल बना सकती हैं, एन टर्मिनल बनाने के लिए इनको क्या चाहिए, फाज का जीनोम चाहिए। तो यहाँ पर भी जो रिकॉम्बिनेंट होंगे जिसमें कि लेग जेड अल्फा इंटैक्ट नहीं रहा, नॉन फंक्शनल हो गया है, ठीक है, तो वो व्हाइट कलर की कॉलोनीज देंगे, व्हाइट कलर की कॉलोनीज बनाएंगे, और जिसमें हमें लेग जेड अल्फा इंटैक्ट मिलेगा वो एन टर्मिनल फ्रेगमेंट बना लेंगे और सी टर्मिनल ई कोलाई में बन जाएगा और दोनों मिलकर एक्टिव बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसाइज कर लेंगे। तो इस तरह से ब्लू कलर की कॉलोनी हमको मिलेगी।
लेक्सड अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन को आप प्लाज्मिड वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ज़ेप वेक्टर के द्वारा हम आसानी से कॉलोनी के कलर को देखकर स्क्रीनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे वेक्टर है रिप्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन वेक्टर भी कहते हैं। फेज वेक्टर की फॉरेन डीएनए को कैरी करने की कैपेसिटी 20 kb होती है। हम 40% तक का जीनोम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फुल कैपेसिटी को यूज में लेने के लिए रिप्लेसमेंट वेक्टर डिजाइन किए गए। इन वेक्टर में क्या होता है, जो वेक्टर रखे जाते हैं इसमें 60% तो फेज का जीनोम होता है, 40 से 45% हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं। इस टाइप के वेक्टर्स को बनाने के लिए हम जितना भी नॉन एसेंशियल पोर्शन होता है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ये हमारा फेज का जीनोम है, इतना होता है हमारा ये नॉन एसेंशियल रीजन जो कि रेप्लिकेशन के लिए जरूरी नहीं है, जिसमें कि लाइसोजेनी के साइकिल चलते हैं। यहाँ पर है लिटिक पाथवे के जीन्स, ये भी लिटिक के लिए जीन्स है। कोसाइट्स हो गई हमारी, ये हो जाते हैं एसेंशियल रीजन। ठीक है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल रीजन। एसेंशियल रीजन में आ गई कोसाइट जो कि फाज को हेड में पैक करने के लिए जरूरी है। एनालिटिक पाथवे की जीन्स आ गए, लाइसिस के जीन्स आ गए। ये जो नॉन एसेंशियल रीजन होता है इसको हम स्टफर रीजन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम स्टफर भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्टफर रीजन है ये हमारे को जरूरी नहीं होता है, इसमें पूरा का पूरा स्टफर रीजन एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो एलिमिनेशन के बाद जो फाज के जीनोम की हमें लेंथ मिलती है, ये लेफ्ट आर्म हो गई और ये राइट आर्म हो गई, ये लेंथ होती है 30 kb। अब फाज को हेड में पैक होने के लिए कम से कम 38 kb का साइज होना जरूरी है। तो रिप्लेसमेंट वेक्टर के द्वारा हम 8 kb से लेकर 20 kb तक के साइज के डीएनए मॉलिक्यूल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वेक्टर एक बड़े साइज के डीएनए मॉलिक्यूल को क्लोन कराने में कैपेबल होते हैं। ये जो वेक्टर्स है, इन वेक्टर्स में हम 2 रेस्ट्रिक्शन साइट रखते हैं। इन वेक्टर्स में 2 रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। एक और साइट हो गई, ये है स्टफर रीजन। एक रेस्ट्रिक्शन साइट इस आर्म पर और एक इस आर्म पर रखी जाती है। तो यहां पर 2 रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। तो जब हम इसके डीएनए को पैक करेंगे, जीनोम को पैक करेंगे, तो कम से कम 8 kb साइज का फॉरेन डीएनए इंसर्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो इंसर्टेड फॉरेन डीएनए है वो कम से कम 8 kb का होना चाहिए एंड मैक्सिमम जो है वो 23 kb का हो सकता है। अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं 20 kb को यूज में लेकर, तो इसलिए हम 20 kb तक के साइज के डीएनए को यहाँ पर इंसर्ट कराते हैं। क्लियर है? इसके जो एग्जाम्पल है रिप्लेसमेंट वेक्टर के, जैसे EMBL3, EMBL4, इस सीरीज के जो वेक्टर्स है वो रिप्लेसमेंट वेक्टर है। EMBL3 अगर हम देखें, EMBL3 इसका अगर हम जीनोम देखें, इसके जीनोम का साइज 29 kb का होता है। ये इसका जीनोम है। (29 kb लेंथ का, और यहाँ पर 2 रेस्ट्रिक्शन साइट है। साल 1 के लिए इको R1, बाम H1, इसी तरह यहाँ पर भी कुछ और साइट है साल 1। ठीक है, इको R1 के लिए भी है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 रेस्ट्रिक्शन साइट होती हैं। यह है बीच का स्टफर रीजन। ये जो वेक्टर होता है EMBL3 29 kb का होता है। इसका मतलब है यहाँ पर हम 24 kb साइज तक के
फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमने रेस्ट्रिक्शन साइट से क्लीव कराया, लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म, ठीक है। ये हमारा फॉरेन डीएनए, इसको हमने इंसर्ट कराना है। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लेफ्ट एंड राइट आर्म आपस में लाइगेट कर जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हो जाएगी। लेकिन अगर लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म के बीच में हमारा जो इंसर्टेड डीएनए ये लाइगेट हो गया, तो अब ये हो जाएगी रिकॉम्बिनेंट फॉर्म। तो ये जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसका जो साइज है वो 29 kb का ही है, मीन्स लोअर लिमिट से कम है, ठीक है। लोअर लिमिट से लेस है इसका साइज। तो ये जो है हेड में पैक नहीं होगा, ठीक है। इसकी हेड में पैकेजिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये हेड में पैक नहीं हो सकेगा, इसका मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट हमको नहीं मिलेंगे। ये जो रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है, इसमें हम एक फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर देते, तो इसका साइज जो है 38 kb से ज्यादा हो गया। ज्यादा होने के कारण ये अब हेड में पैक्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो रिप्लेसमेंट वेक्टर होते हैं उनको हम पैकेजिंग कैपेसिटी से ही स्क्रीन कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट ही पैक्ड होंगे। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है ये पैक्ड ही नहीं होंगे, तो इनकी स्क्रीनिंग भी आसानी से हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम एसपीआई फिनोटाइप एंड M13 फेज वेक्टर को डिस्कस करेंगे और साथ ही इन टॉपिक्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको बेसिक आइडिया लगेगा कि कंपटीशन में इस टॉपिक के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।